Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Today I am going to discuss on nationalism, Rashtravad of class 10 standard, NCERT pattern, and also I would like to discuss on the topics on the concept of that. भारत और समकालीन विश्व एक किताब है, देखिए भारत और समकालीन विश्व, ये हिंदी मीडियम में भी है हमारे पास, आप देख सकते हैं। और ये बुक जो है इंडिया एंड द कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड, ये इंग्लिश मीडियम का ये बुक है। ये दोनों बुक को मिलाकर ये दोनों बुक एक ही बुक है, और एक हिंदी मीडियम में है और एक इंग्लिश मीडियम में है। राष्ट्रवाद क्या है, थोड़ा राष्ट्रवाद टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोपियन कंट्रीज। देखिए ये दोनों बुक जो है, इस दोनों बुक को डिटेल्स अध्ययन करने के बाद और देखने के बाद जो है हम थोड़ा सा बुक के हिसाब से ही हम थोड़ा सा आप लोग से डिस्कस करना चाहेंगे, ताकि आप लोगों को जो है सही मार्गदर्शन मिल सके। थोड़ा सा बुक के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर करना चाहूँगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो टॉपिक है, थोड़ा सा इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले, इस टॉपिक के बारे में कुछ बोलने से पहले थोड़ा सा हम ये क्लियर करना चाहेंगे कि देखिए ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये जो टॉपिक है, हिस्ट्री है, सामान्य जो विद्यार्थी हैं उनके साथ ये क्या समस्या देखा जाता है। ये टॉपिक जो है अपने आप में एक बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है। सामान्यतः विद्यार्थी देखे जाते हैं कि टॉपिक में थोड़ा सा राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का इंट्रोडक्शन क्या है, राष्ट्रवाद का परिचय क्या है, इस तरह का चीज़ कहीं को टीचर वगैरह बता देते हैं और कुछ बुक वगैरह से लिख लेते हैं राष्ट्रवाद क्या है। जैसे राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और राष्ट्रवाद क्या है, एक ऐसा भावना जहाँ पर कुछ क्रांति वगैरह हुआ था और कुछ कभी कभी थोड़ा सा ये क्रांति के बारे में चर्चा कर दिया जाता है, और नेपोलियन के बारे में भी चर्चा कर दिया जाता है। नेपोलियन कोड के बारे में, नेपोलियन का जो है नागरिक संहिता क्या है, उस चीज़ का चर्चा कर दिया जाता है। कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा कर दिया जाता है, जैसे जर्मनी का एकीकरण हो, चाहे जैसे इटली का एकीकरण हो, या वियना कांग्रेस, या सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में कुछ चर्चा कर दिया जाता है इस प्रकार का, या विलियम फर्स्ट के बारे में सप्तवर्षीय युद्ध के बाद है जो जर्मनी का इस प्रकार से यूनिफिकेशन होता है, ये सब कुछ चर्चा कर दिया जाता है। और इस विषय को जैसे तैसे पढ़ा दिया जाता है, या फिर विद्यार्थियों में एक जो उतावलापन होता है कि इस टॉपिक को हम जल्दी से जल्दी पढ़ ले, और टीचर में भी सामान्यतः टीचर में भी यह उतावलापन होता है कि जल्दी से जल्दी थोड़ा सा इसको हम नोट्स वगैरह लिखा दे, पढ़ा दे, और होता भी यही है। और विद्यार्थी बहुत सारे आजकल जो यूट्यूब का ट्रेंड है, तो यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियो देख लेते हैं जहां पर इस सब्जेक्ट को बहुत ही गंभीरता पूर्वक नहीं बताया जाता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अपने आप में एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही बृहत और विशाल टॉपिक है। कहने का मतलब है इस टॉपिक को अगर हम लोग एक समग्रता में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, एक कड़ी को दूसरे कड़ी से जोड़ के नहीं पढ़ेंगे, तो यह टॉपिक का जो उद्देश्य है यह समझ में नहीं आएगा। यह यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय टॉपिक के बारे में जो उसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में राष्ट्रवाद का सही समझ उत्पन्न हो सके, और राष्ट्रवाद का उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ है और दुनिया में किस प्रकार से फैला है, यूरोप में किस प्रकार से फैला है, या दुनिया के जो अन्य देश हैं, चाहे वह स्विट्जरलैंड है, चाहे वह अमेरिका है, चाहे वह रूस है, चाहे वह एशियन कंट्रीज है, या भारत है, या दुनिया के और भी देशों में राष्ट्रवाद किस तरह से पहुंचा है, या राष्ट्रवाद किस प्रकार का राष्ट्रवाद का स्वरूप था और राष्ट्रवाद का स्वरूप किस प्रकार परिवर्तन हुआ। तो ये बहुत सारे बात, यह जो टॉपिक है आपस में देखने में तो लगता है कि राष्ट्रवाद का उदय, एक राष्ट्रवाद, एक नेशनलिज्म का भावना बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन इस टॉपिक में जितना ही गहराई में आप लोग जाएंगे तो पता चलेगा ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही गंभीरता लिए हुए हैं। कहने का मतलब है इस टॉपिक को समझने के लिए, इस टॉपिक का नब्ज को पकड़ने के लिए पहले गहराई में जाना होगा, और गहराई से धीरे धीरे आते हुए आपको इस टॉपिक में आगे
बढ़ते जाना है और अंततः इस टॉपिक का जो अंत, जो बिंदु है, जो अंत पड़ाव है, वहां पर पहुंचना है। तब इस टॉपिक के साथ न्याय हो पाएगा, जस्टिस हो पाएगा। कहने का मतलब है, देखिए हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ने के पहले यह समझना पड़ेगा चेंजेस। अगर आप चेंजेस को समझ गए तो समझिए कि हिस्ट्री का उद्देश्य आपका पूरा हो गया, टॉपिक पढ़ने का उद्देश्य हो गया। अगर आप चेंजेस नहीं समझ पाए तो समझिए कि आप पढ़ के भी भ्रम सत जगत मिथ्या, मतलब पढ़ के भी आप नहीं पढ़े हैं, पढ़ के भी आप नहीं पढ़े और समझ के भी नहीं समझ पाए। समझे, कहने का मतलब है कि कहता है कि समझ कि जो ना समझे वो सबसे बड़ा ना समझ है। उसी प्रकार का कुछ ऐसा बात है। हिस्ट्री में आप टॉपिक लिख लेते हैं, पॉइंट लिख लेते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हो जाता है, एग्जाम के लिए कुछ काम हो जाता है और कुछ एग्जाम के लिए भी बहुत ही कारगर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रटना नहीं चाहिए, रटना चाहिए, बिल्कुल बहुत रटना चाहिए, बल्कि खूब दिल से रटना चाहिए, जी भर भर कर रटना चाहिए। रटना तो चाहिए ही, लेकिन रटने का सार्थकता तभी है, रटने का मजा तभी है जब आप उस सब्जेक्ट का पहले कॉन्सेप्ट बहुत ही गहराई में जाकर एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं। और हर कड़ी, एक एक कड़ी का जो है कनेक्शन होता है। हिस्ट्री में भी एक एक कनेक्शन को अगर आप कड़ी को जुड़ाव नहीं करते हैं और जोड़ते नहीं, हर टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, तो यह टॉपिक आप समझिए कि जान के भी नहीं जानेंगे। कि आपको लगेगा, इस बात का आपको झूठा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस टॉपिक को आप जानते हैं, लेकिन इस टॉपिक को आप नहीं समझ पाएंगे। कहने का मतलब यह जो टॉपिक है यह बहुत ही गहराई लिए हुए है। यह जो राष्ट्रवाद का टॉपिक है अपने आप में एक विश्व इतिहास का जो है एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट, बहुत ही बड़ा भाग इसमें कनेक्ट किए हुए हैं। कहने का मतलब अगर राष्ट्रवाद को आप समझ गए भली भांति तो यहीं से एक कड़ी जुड़ जाता है औद्योगिकरण। और औद्योगिकरण को जैसे ही आप समझ जाते हैं तो राष्ट्रवाद और प्लस औद्योगिकरण, ये दोनों जब जुड़ जाता है और इसका जो परिपक्व अवस्था आता है वह इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद का दौर आता है। और आप साम्राज्यवाद का कड़ी को आप जब जोड़ लेते हैं तो हम देखते हैं यही साम्राज्यवाद का जो जिसको हम लोग उपनिवेशवाद, कॉलोनियम कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह जो साम्राज्यवाद है, इंपीरियलिज्म है, इसका आगे का जो फिर चरण होता है वह उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म का दौर जो आरंभ होता है। और इस कॉलोनियलिज्म को जब आप समझते हैं तो फिर एक इस कॉलोनियम के अगेंस्ट में भी हम फिर एक अलग प्रकार का राष्ट्रवाद देखते हैं। जो हमारे दुनिया के जो अलग अलग जो देश है वहां पर अलग अलग प्रकार का राष्ट्रवाद देखते हैं। और हम लोग आगे भी चल के देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद, और इस प्रकार से हम इस राष्ट्रवाद का कड़ी जब जुड़ते जाएगा तो हम भारत के राष्ट्रवाद को भी समझ सकते हैं और आगे भारत का इतिहास को भी, भारत के आधुनिक इतिहास को भी हम समझेंगे। लेकिन राष्ट्रवाद को अगर हम लोग शॉर्ट में, एक रेडीमेड स्टाइल में, अगर हम लोग भागम भाग स्टाइल में उतावलापन होके अगर हम लोग इसको पढ़ लेते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है, बहुत बड़ा ब्लंडर, बहुत बड़ा गलती हो सकता है भारत राष्ट्रवाद को समझने में, या जो दुनिया के अलग हिस्सों में राष्ट्रवाद आया उसको समझने में। तो सबसे पहले गहराई में राष्ट्रवाद के बारे में समझना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसा विचारधारा है जिसमें एक संपूर्ण राष्ट्र को पहले ध्यान में रखकर एक विचार किया जाता है। मतलब एक जो भौगोलिक क्षेत्र, सीमा के अंतर्गत जो देश होता है, विभिन्न प्रांतों को, विभिन्न गणराज्यों को मिला के जो एक देश बनता है, उस देश के अंतर्गत चाहे जितने भी प्रकार के लोग रहते हैं, जितने प्रकार के धर्म, भाषा, संस्कृति या निर्जातीय जो लोग होते हैं, जो अलग अलग नस्ल के लोग होते हैं, इथनिक कैटेगरी के लोग होते हैं, या अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग होते हैं, सभी एक ऐसा भावना, एक राष्ट्र हित के भावना से प्रेरित होते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन राष्ट्रवाद को समझने के लिए इतना ही परिभाषा पर्याप्त नहीं है, बल्कि इससे भी इतर जाके बहुत सारे इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे राष्ट्रवाद में नागरिक के प्रति, दूसरे नागरिक के प्रति एक भ्रातृत्व का भावना होना चाहिए, भाईचारा का भावना होना चाहिए, बराबरी का भावना होना चाहिए, स्वतंत्रता का भावना होना चाहिए। इस प्रकार का बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके अलावा भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है राष्ट्रवाद को समझने के लिए।
तो हम थोड़ा इस टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। एक पिक्चर आप जब इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जैसे आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, अभी हम बुक में ही हम दिखा रहे हैं और आप बुक में देखेंगे, जब आप एनसीईआरटी का बुक खोलिएगा तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, हिंदी में या इंग्लिश में भी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में पहला पेज में आप देखेंगे कि एक फ्रेडरिक सरियो के द्वारा जो है 1848 में एक जो चित्र बनाया गया है, जिस एक पेंटिंग है, इस पेंटिंग के माध्यम से वास्तव में यह पेंटिंग कोई एक सच्चा घटना नहीं है, बल्कि फ्रेडरिक सरियो एक जो पेंटर हैं, एक चित्रकार करने वाले एक चित्रकार हैं, उनके द्वारा एक पेंटिंग बनाया गया है। इस पेंटिंग के माध्यम से एक कल्पना, एक आदर्श राज का कल्पना किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं इस आदर्श राज को यूटोपिया। इस यूटोपिया का एक कल्पना किया गया है कि राष्ट्र राज्य किस प्रकार का होना चाहिए। अगर दुनिया में राष्ट्र राज्य स्थापित हो जाता है तो इस दुनिया का परिदृश्य क्या होगा, इस सृष्टि मतलब जो है इस धरती में जितने भी देश है वहां का परिदृश्य क्या होगा। तो इस फिगर के माध्यम से जो फ्रेडरिक सरियो है, बड़ा ही बहुत ही जीवंत रूप से उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है कि दुनिया के जो सारे देश के लोग हैं या दुनिया के विभिन्न प्रकार के देश है, इस पिक्चर में आप देखेंगे कि दिखाया गया इस क्रम में अमेरिका के जो लोग हैं, स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, फ्रांस के लोग हैं और उसके पीछे पीछे अनुसरण करते हुए दुनिया के और अलग अलग देशों के लोग भी उस कतार में, लंबी कतार में लगे हुए हैं। मतलब एक राष्ट्रवाद का भावना के लिए, एक राष्ट्रवाद का आशा लगाए हुए कि एक ऐसा धरती, एक ऐसा मतलब समय आ चुका है जहां राष्ट्रवाद स्थापित हो चुका है। राष्ट्रवाद स्थापित हो चुका है मतलब अब यहां पर कोई कुलीन तंत्र का शासन नहीं होगा, कोई राजे रजवाड़े का शासन नहीं होगा। मतलब समाज के जो है चुने हुए जो गिने चुने चंद व्यक्ति यहाँ के मालिक और शासक, मतलब एरिस्टोक्रेसी नहीं होगा, कुलीन तंत्र नहीं होगा। इस चित्र के माध्यम से जो दिखाया गया है कि दुनिया के सारे देश के लोग जो है इस कतार में इस आशा से खड़ा है या इस प्रकार का माहौल उत्पन्न हो गया है जहां राष्ट्रवाद का उदय हो गया है, नेशनलिज्म का उदय हो गया है। मतलब कुलीन तंत्र का सफाया हो गया है, कुलीन तंत्र का समाप्ति हो गया है, एरिस्टोक्रेसी का समाप्ति हो गया है और राष्ट्र राज का स्थापना हो गया है, जहां लोकतंत्र स्थापित हो गया है। जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन स्थापित हो गया है, जहां लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है, सभी व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, मसलन वोटिंग राइट्स, इस प्रकार का जो नैसर्गिक अधिकार मिल चुका है और लोग सम्मान से जी सकते हैं। अब लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का जो है अंकुश नहीं है, कोई निरंकुश शासक उसके ऊपर कोई दबदबा या अत्याचार नहीं कर पा रहे हैं और लोग अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, अपने इच्छा के अनुसार जीने के लिए स्वतंत्र है, अपना कोई भी बिजनेस व्यापार कर सकते हैं या सम्मान के साथ अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। कहने का मतलब है कानून का शासन है। इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक फोटो है जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का एक प्रतिनिधि पिक्चर के माध्यम से कर रहा है कि जहाँ पर एक मसाल जो बाएं हाथ में यह स्टैचू में एक जो महिला रूपी एक पर्सोनिफिकेशन है, उसके द्वारा यह दिखाया गया है राष्ट्र राज के अभिव्यक्ति के बारे में कि किस प्रकार से बाएं हाथ में एक मसाल लिए हुए हैं। यह मसाल जो है ज्ञान का प्रतीक है और दाएं हाथ में जो है चार्टर ऑफ सिटीजन ऑफ मैन, जो लोगों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। यह प्रतीक है कि लोगों को अब जो फंडामेंटल्स, कुछ राइट हैं, जो सार्वभौमिक अधिकार हैं, लोगों को मिल चुका है। कुछ देश का इसमें हम लोग झंडा भी दे सकते हैं। सबसे पहले तो देख सकते हैं कि जर्मनी का झंडा है और उसके बाद कुछ फ्रांस का भी झंडा हम लोग देख सकते हैं और इस प्रकार अलग अलग राष्ट्रों का झंडा दिखाई दे रहा है। एक महत्वपूर्ण यहाँ पर मैटर है कि जिस समय यह कल्पना किया गया था 1848 में, तो हम देखते हैं सबसे पहले राष्ट्र राज्य के क्रम में जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पर केवल इन सारे देशों को सारे देशों में राष्ट्र राज्य का स्थापना नहीं हुआ था, बल्कि हम देखेंगे कि अमेरिका में और स्विट्जरलैंड दो एक ऐसे देश था जहां पर सबसे पहले राष्ट्र राज्य का स्थापना हुआ है और उसके बाद राष्ट्र
जो राष्ट्र राज्य का स्थापना की कड़ी में अब दुनिया के अलग राष्ट्र, मतलब जो यूरोपियन जो अलग रीजन्स है, क्षेत्र हैं, वे लोग अब जो है राष्ट्र राज्य स्थापित करने के जो क्रम में वो आगे आएंगे और हम लोग अब आगे देखेंगे कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप ये जो राष्ट्रवाद का दौर है, ये नेशनलिज्म का दौर है, आगे फैलता है।